तो दोस्तों आज हम समराइज करेंगे साइंस फिक्शन हॉलीवुड की फिल्म सेटलर्स। इस कहानी के सेंटर में है 9 साल की लड़की जिसका नाम रेमी है, जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर अपने माता पिता के साथ रहती है। ये परिवार एक आइसोलेटेड जगह में रहता है और इनका मंगल ग्रह पर या पृथ्वी पर किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। रेमी की माँ घर में सब्जियां उगाती है और उनके पास एक सूअर है जो इनका पालतू है। ऐसी हालत में जीवन बिताना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यह परिवार खुश रहने की पूरी कोशिश करता है। रात होने पर रेमी के पिता, जिनका नाम तेजा है, उसे कहानियां सुनाते हैं जबकि माँ गिटार बजाती है। कहानी दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरह से इंसानों ने अपने जमीन को यानी धरती को तहस नहस कर दिया है, जिसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। फिर भी रेजा सोचता है कि मंगल ग्रह पर फिर से धरती की तरह खुशहाली आएगी। छोटी सी रेमी मार्स को तलाशना चाहती है और देखना चाहती है कि वहाँ से बाहर भी दुनिया है या नहीं। उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। एक दिन सुबह उठते ही रेमी को अपने घर पर लीव यानी यहाँ से चले जाओ लिखा हुआ दिखता है। यह देखकर माँ चौंक जाती है और रेमी को पुकारती है। उसके पिता गन लेकर इधर उधर देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये किसी अजनबी ने लिखा है। उनकी सावधानी से ही पता चलता है कि वो कितने चौकन्ने हैं। वहाँ पर माँ बाप के बीच कुछ रहस्यमय बातें होती है। कोई भी ना मिल पाने के कारण पिता रेजा उनको ललकारता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बाद में पति पत्नी एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। अगले दिन रेमी घर से बाहर जाती है और जब माँ को इस बात का पता चलता है तो वो डर और घबराहट के कारण रेमी को वापस लाने के लिए दौड़ती है। तभी वहाँ हथियारों से लैस दो गुंडे आते हैं और रेमी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दोनों में से एक को गोली मार देता है और दूसरे से जाकर रेमी की माँ भिड़ जाती है, जिसका नाम एल्सा है। माँ रेमी को लेकर वापस घर में आती है, लेकिन रेजा घर से बाहर जाकर दूसरे को हंट डाउन करने की कोशिश करता है। पति पत्नी दोनों गुंडों से अपने बच्चे को बचाने के लिए एक साथ टीम वर्क करते हैं। लड़की के पिता रेजा राइफल को रीलोड करके गुंडे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उसकी माँ दूसरे गुंडे को चेक करती है और उसका सामान लेकर रेमी के साथ वापस घर में आ जाती है। डरी और सहमी हुई नन्ही बच्ची खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर देखती रहती है। माँ और बेटी रात अपने घर में बिताती हैं और रात भर अपने पिताजी के वापस आने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें बाथरूम जाने में भी डर लगता है। दोनों सतर्क और चौकन्ने होकर घर में इधर उधर जाते हैं। माँ बेटी घर के एक सेफ कमरे में जाते हैं, जहाँ पर माँ बच्चे को एक बाल्टी देती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले मिलते हैं और सारी रात वहीं पर गुजारते हैं। अगली सुबह उठने पर दोनों माँ बेटी इतनी डरी हुई है कि बिना चाकू के बाहर नहीं निकल पाती। अगली सुबह उन्हें अपने पालतू सूअर की आवाज़ें आती है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। वो देखती है कि उनका सूअर सेफ है। वो देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक बंदूकधारी आदमी खड़ा है। वह अपना नाम जेरी बताता है और उन्हें बताता है कि ये घर उसका है और उन्होंने उसके माँ बाप को मारकर इस पर कब्जा किया है। वो तहजीब से बात करता है, फिर उन्हें दो चॉइस देता है, या तो वहाँ से चले जाएं या उसके साथ रहें। माँ अपनी बेटी को उठाकर घर से चली जाती है क्योंकि वो जानती है कि जेरी ने उसके पिता को मार दिया है। नन्ही बच्ची अपनी माँ को भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो जाकर जेरी को मारने के लिए घर के अंदर दाखिल हो जाती है। जेरी इस बात को जानता है और वो एल्सा से भिड़ जाता है। जेरी माँ को नीचे गिरा देता है। वो उसके बाल खींचता है और तभी एल्सा चाकू से उसकी जांघ पर प्रहार करती है। फिर भी जेरी उसे नहीं मारता और उसे बताता है कि वो 30 दिन तक उसके साथ रहें और अगर उन्हें लगता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है तो वो यहाँ से जा सकती है। माँ के पास अब कोई चारा नहीं बचता और दोनों माँ बेटी डिसाइड करती है कि उन्हें अब सिर्फ जेरी के साथ ही रहना होगा। रेमी की माँ इल्सा जानती है कि रेमी के पिता रेजा की मौत के बाद अब उनका कोई नहीं और उन्हें उसके साथ ही रहना होगा। वो उसके साथ डील करती है कि वो अपने पति को दफनाना चाहती है और जेरी यहाँ पर उनके दुख में शामिल होता है। बच्ची रेमी अपने माँ से कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसकी माँ के पास अब कोई चॉइस नहीं है। इसी तरह से दोनों की ज़िंदगी कटने लगती है। उन्हें ऐसे ही हालातों में अब अपने आप को जिंदा रखना होगा। रेमी की माँ को 30 दिन पूरे होने का इंतज़ार है और वो खिड़की पर लाइनें लगाकर 30 दिन पूरे होने का इंतज़ार करती है। इल्सा का प्लान है कि 30 दिन के बाद या तो जेरी वहाँ पर रहेगा या फिर वो दोनों माँ बेटी। एक दिन वो देखती है कि जेरी अपने हथियार को छुपा रहा होता है। इसी दौरान वो जेरी के बैग को देखती है। जेरी के सामान में उसे एक गैस मास्क मिलता है और एक फ़ोटो मिलती है जो उसी की है जिसे उसने मारा था। रेमी ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि उन्होंने जेरी के किसी अपने को मारा है। घर में धीरे धीरे तनाव से माहौल शांतिपूर्ण और नॉर्मल होने लगता है। ऐसा लगता है कि रेमी की माँ पहले से ज़्यादा खुश रहती है। तभी रेमी को एक रोबोट मिलता है जो उनके बेसमेंट में रहता था। रेमी उसके साथ खेलना शुरू करती है।
माँ को यह देखकर पहले चिंता होती है कि कहीं वो रेमी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन बाद में जेरी उसे बताता है कि वो बिल्कुल उनके पेट जैसा है। बाद में जेरी और रेमी की माँ इल्सा एक दूसरे के करीब आते हैं और वो उसे बताती है कि वो धरती से आए हैं। वहाँ पर जेरी माँ को विश्वास दिलाता है कि वो रेमी या उसे किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाएगा और वो उनके लिए सेफ। वो चाहता है कि इल्सा उसे अपने पार्टनर बना ले। इसी बीच जेरी रेमी से उसके बैग वाली फोटो के बारे में पूछता है और ये सुनकर रेमी सहम जाती है, लेकिन जेरी बताता है कि कोई बात नहीं, अगर उसने वो फोटो ले ली है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे रेमी समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। चुप कर इल्सा यानी अपनी माँ और जेरी को देखती है जो एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। यह देखकर रेमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आखिरकार जेरी उसके पिता का हत्यारा है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसके पिता को भूल गई है। इससे रेमी को बहुत गहरा दुख पहुंचता है। उसे लगता है कि उसके पिता की एक बार फिर से मृत्यु हो गई। इस बात से बहुत दुखी होकर अगले दिन रेमी अपना बैग उठाती है और घर छोड़कर चली जाती है। रेमी को बहुत दुख होता है और अगली सुबह वो बैग उठाकर घर से चली जाती है। सूरज को देखकर वो दिशा का पता लगाती है, लेकिन नन्हा सा रोबोट उसका पीछा करता है। रेमी रोबोट को वापस जाने के लिए कहती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि यह जगह पूरी तरह से एक शीशे की अदृश्य वॉल से ढकी हुई है और जाने के लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। इस बात से रेमी को बहुत गुस्सा आता है और दुख होता है कि बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इसके बाद रेमी आगे बढ़ जाती है जहाँ उसे एक केव मिलती है। केव का दरवाज़ा खुलने पर वो पाती है कि जो गुफा है वो अंदर से बहुत ही काली है। तभी रेमी को पीछे से अपने माँ के आने की आवाज़ सुनती है। आवाज़ सुनकर उसे लगता है कि कहीं उसे वापस ना ले जाया जाए और वो गुफा में दाखिल हो जाती है। रेमी के पास रोशनी के लिए एक छोटा सा लैंप होता है, लेकिन तभी गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। रेमी अभी थोड़ी सी आगे गई थी और अब वो गुफा में लॉक होकर रह गई है। अब रेमी के पास वापस जाने का रास्ता नहीं बचा और वो गुफा में आगे बढ़ती जाती है। आगे जाकर रेमी को कुछ रोशनी नज़र आती है और उस रोशनी का राज जानने के लिए वो आगे बढ़ती है, लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो अपने घर में पाती है। उसे मालूम हो गया है कि उसे घर से भागना महंगा पड़ा और वो घर से भाग नहीं सकती। फिर भी वो जानना चाहती है कि वो रोशनी और बाहर का संसार कैसा था। जेरी उसे बताता है कि वो उसे वापस लेकर आया है और यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। रेमी अब भी खुश नहीं है और उसे खुश करने के लिए उसकी माँ उसके पास आती है। उसकी माँ प्यार से रेमी को उठाती है और उसे बताती है कि वो जेरी से प्यार नहीं करती, बल्कि उनके पास अब जेरी के साथ समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रेमी जेरी को अपने पिता की रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकती और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ के पास और कोई चारा नहीं है और वो अपने दिनचर्या में बिजी हो जाती है। उसकी ज़िंदगी इसी तरह से चल रही है और 30 दिन पूरे होने वाले हैं और जेरी आकर बंदूक रखते हुए कहता है कि अगर इल्सा चाहती है तो उसे मारकर वो घर पर कब्जा कर सकती है। वो उसे नहीं मारती और जैसे ही जेरी बाहर जाता है पीछे से वो बंदूक लेकर उसे बताती है कि कैसे उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। गोली चलाने की कोशिश करने पर वो पाती है कि बंदूक में गोली नहीं है। यह देखकर रेमी की माँ इल्सा सुसाइड करने के लिए चाकू की तरफ लपकती है, लेकिन तभी जेरी अंदर जाकर उस बाहर आकर वो लहूलुहान है और रेमी को बताता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर रेमी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जेरी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़कर उसे कहता है कि वह उसे अडॉप्ट करेगा। जेरी रेमी को बताता है कि अब इस दुनिया में उसका भी उसके अलावा और कोई नहीं है और उधर रेमी अब बड़ी हो गई है। उसके पालतू भी बड़े हो चुके हैं। अब रेमी गन चलाना भी सीख चुकी है। खाने पर जेरी रेमी को बताता है कि अगली सुबह वो बाहर जाने वाले हैं। अगली सुबह होने पर वो बाहर जाते हैं और रेमी देखती है कि जेरी अपने आप को एक तालाब में नहाते हुए एंजॉय कर रहा है। वो वहाँ से जाता है और रेमी को बताता है कि उसे भी वहाँ पर नहाना ट्राई करना चाहिए। रेमी को पता चलता है कि पानी बहुत ठंडा है और वो रिलैक्स होने के लिए पानी में नहाने लगती है। शाम को जेरी उसे उसकी माँ का एक पोर्ट्रेट दिखाता है जो जेरी ने बनाया है। उसे देखकर उसे रोना आ जाता है। जेरी उसे पकड़कर उसे किस करता है और तभी रेमी को पता लगता है कि जेरी का इरादा कितना गलत है। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ का पोर्ट्रेट वहीं पर छोड़ जाती है, ये बताने के लिए कि उसे कोई सिंपैथी नहीं है जेरी से। वो मास्क यूज़ करती है और डिसाइड करती है कि उसे जेरी से छुटकारा पाना है।
उधर जेरी उसे प्रपोज करता है कि मैनकाइंड को आगे बढ़ाने के लिए उन दोनों को पार्टनर बनना होगा, लेकिन वो इसे रिजेक्ट कर देती है। रेमी दुखी है और उसे एंटरटेन करने के लिए नन्हा रोबोट उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन रेमी का मूड अभी बिल्कुल भी खेलने का नहीं है। जेरी को पता है कि उसकी एब्सेंस में रेमी मास्क यूज करती है और वो जानता है कि वो इस घर से भाग जाने की कोशिश करती है। इस बात को लेकर दोनों में कन्फ्रंटेशन होता है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इसी झड़प के बीच रेमी नीचे गिर जाती है और पाती है कि जब वो उठती है तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वहाँ पर जेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शांत हो जाए, लेकिन उसे शांत करने के लिए जेरी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो हाथ में गन लेकर उसे मारने की धमकी देता है और रेमी के पास शांत होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी रोबोट जेरी को गन से गोली मार देता है और इसी दौरान वो वापस रोबोट को मारने के लिए जाता है, लेकिन रेमी अपने आप को आज़ाद कर लेती है। होकर वो जेरी को गोली मारती है और वहीं पर जेरी की मौत हो जाती है। जेरी की मौत के बाद रेमी अब घर में बिल्कुल अकेली है और अब उसे अकेलापन कचोटने लगा है। वो कोशिश करती है कि शायद उसे इस ग्रह पर और कोई मिल जाए, लेकिन वो पाती है कि उसके अलावा इस ग्रह पर और अब कोई भी नहीं है। वो अपने रोबोट को ठीक करने की कोशिश करती है और अपने पेट के साथ समय बिताती है, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन कचोटता रहता है। उसे अपने माँ बाप की याद आती है, लेकिन उसे ये मंजूर है कि वो अपने माँ बाप के बिना रह रही है, तो वो अपने माँ बाप के हत्यारे के साथ भी नहीं रह सकती। वो अपना सामान बांधती है और नन्हे रोबोट, जिसका नाम स्टीव है, को अपने घर की रखवाली के लिए छोड़कर अपने आप वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वो फिर से उसी गुफा में जाती है, रोशनी के बारे में पता लगाना चाहती है, लेकिन पाती है कि वो बाहर जाने का एक रास्ता था जो कि खुली दुनिया में खुलता है। अब रेमी आज़ाद थी और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।